हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस को डिस्कस किया हुआ है। देयर आर फोर फैक्टर्स which affect the resistance of a conductor. They are the length of the conductor, the cross section area of the conductor, nature of material, and the fourth one is temperature. हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये दो चीज को यूज करेंगे हम लोग। द रेजिस्टेंस ऑफ ए टेम्परेचर, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या होगा कि जितना ज्यादा लंबा कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। और दूसरा कि रेजिस्टेंस जो है वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सपोज ये कोई एक कंडक्टर है, ये कोई एक कंडक्टर है, इसका ये लेंथ जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। तो क्यों? तो कारण ये था कि इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कॉज करता है उसको उतना ज्यादा कॉलिजन से सफर करना पड़ रहा था। इसीलिए क्या होता था कि कंडक्टर के लेंथ के बढ़ने के साथ उसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। दूसरा कि यदि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया जितना ज्यादा होता है, ठीक है, उसको उतना कम कॉलिजन से सफर करना पड़ता है और उसका जो रेजिस्टेंस है उतना कम होता है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। आज के इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग इस टर्म रेसिस्टिविटी, जो कि एक नया टर्म है, ये टर्म रेसिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ये रेसिस्टिविटी का एक दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी का ही दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होता है। क्या है? R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A। यदि इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम लोग कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर हम लोगों को क्या मिलेगा? R is directly proportional to L by A। और हम लोगों को जानते हैं कि जो प्रोपोर्शनल वाले साइड को हटाने के लिए हम लोगों को एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है। और जब उस कांस्टेंट को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा? R इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट ये, इसको बोलते हैं रो। क्या पड़ता है? रो, RHO, रो। रो क्या है? तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, रो L बाई A। और इसी रो को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? एक्चुअली ये रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड करता है कि वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी वेरी करता है। इन दो फैक्टर्स पे रेसिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इस पर सिर्फ कौन डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस। रेसिस्टिविटी नहीं करता है। हम लोग 1 मीटर लंबा कॉपर वायर ले या 10 मीटर लंबा कॉपर वायर ले, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी कॉपर का होता है, ना तो 10 मीटर लंबा कॉपर का होता है, ना तो 20 मीटर लंबा कॉपर का होता है। वो कॉपर मटेरियल का ही नेचर प्रॉपर्टी होता है। वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और फिर नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कंडक्टर के लेंथ पे और कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेसिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? जरा ध्यान देना। इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख रखा है, R इज इक्वल टू रो L बाई A, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रेसिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे। क्या है ये? तो R इज इक्वल्स टू
आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजों को कंसिडर करेंगे। सपोज हम लोग एक ऐसा कंडक्टर लेंगे, सपोज हम लोग एक ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसका लेंथ, ऐसा कंडक्टर लेंगे जिसका लेंथ यूनिट होगा, यूनिट मीन्स 1 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये भी यूनिट है, ये भी कितना है तो 1 मीटर स्क्वायर। यदि इन दोनों वैल्यूज को L इक्वल्स टू 1 मीटर और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर को जब हम लोग इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा, L का वैल्यू भी 1 पुट करेंगे और A का वैल्यू भी 1 पुट करेंगे तो R इक्वल्स टू क्या मिलेगा, रो। तो यही एक्सप्रेशन रेसिस्टिविटी के डिफिनेशन को लीड करेगा। कैसे कि रेसिस्टिविटी किसके इक्वल है, तो रेजिस्टेंस के इक्वल है। न्यूमेरिकली रेसिस्टिविटी किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस के इक्वल है। कब, when the length of the conductor is unit as well as the cross section area of the conductor is also unit। तो डिफिनेशन इसका क्या होगा कि the resistivity of a conductor, resistivity of a material, not a conductor, resistivity of a material is numerically equal to the resistance when the length of the conductor is 1 meter and the cross section area of the conductor is 1 meter square। सपोज हम लोगों को सिल्वर का रेसिस्टिविटी फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर का एक ऐसा वायर लेंगे, सिल्वर मटेरियल का, पूरे सिल्वर प्रजाति का, पूरे सिल्वर का रेसिस्टिविटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर का एक ऐसा वायर लेंगे जिसका लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए तो 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और इसके रेजिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। जिसका रेजिस्टेंस 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला कंडक्टर सिल्वर वायर का जितना भी रेजिस्टेंस होगा वही सिल्वर का रेसिस्टिविटी होगा। उसी तरह से यदि हम लोगों को कॉपर का निकालना होगा तो हम लोग कॉपर का 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर ले लेंगे, उसका रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे, कॉपर का रेसिस्टिविटी मिल जाएगा। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है कि न्यूमेरिकली दैट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। ये होता है रेजिस्टेंस का डिफिनेशन। हम लोगों ने इसके फैक्टर्स को डिस्कस किया कि ये लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो यूनिट ही होगा। ये डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है और उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अभी इसका यूनिट की बात करें, अभी यूनिट का यूनिट क्या होगा तो हम लोग जानते हैं, इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर ले, इसको यहाँ ले आए। तो रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं, अभी प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हुए। इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। ये मीटर स्क्वायर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। सॉरी, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम होता है इसका यूनिट क्या होता है तो ओम मीटर होता है। मतलब हम लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के उस वैल्यू के बराबर होगा जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर होगा और सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। इसका यूनिट क्या होगा तो ओम मीटर होगा। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी का एक दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। अभी हम लोग आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, स्टर्न वाली जो किताब है उसमें एक टेबल दिया गया है रेजिस्टिविटी वाले टॉपिक के अंदर। तो उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेजिस्टिविटी को लिस्ट किया गया है। ठीक है, तो वही टेबल, वही रेजिस्टिविटी का वही वैल्यू हम लोगों को ये बताता है कि भाई किस मटेरियल का क्या यूजेस है। जैसे कि सबसे पहले मेटल्स का दिया गया है, ठीक है, उसके बाद अलॉय का दिया गया, फिर सेमीकंडक्टर का, फिर इंसुलेटर का। ये
सबसे पहले मेटल्स का दिया गया है, ठीक है, मेटल्स के बाद अलॉय, ठीक है, जिसमें मेटल्स में इम्प्योरिटी मिला हुआ रहता है, इसके बाद है सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स का, और फिर सबसे नीचे इंसुलेटर का दिया गया है, ठीक है। ये मेटल्स का रेसिस्टिविटी क्या होता है, काफी लो, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, ऊपर में जाने पे रेसिस्टिविटी का ऑर्डर बढ़ रहा है, तो सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होता है, मेटल का होता है, जबकि सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किसका होता है, इंसुलेटर का होता है। जैसे कि कुछ एक मैं लिस्ट करूं, जैसे कि आपके बुक में सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर का रेसिस्टिविटी दिया गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ये सिल्वर का है। इसका जस्ट पार्ट कॉपर का है, तो 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। इसके बाद एल्युमिनियम का वो है 2.63 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी चूंकि रेसिस्टिविटी का कम वैल्यू होता है, इसीलिए इन मेटल्स को यूज किया जाता है क्या करने के लिए, तो वायर को बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ये करंट के फ्लो को कम अपोज करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल क्या होना किसके लिए होता है, दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका इस्तेमाल वायर बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि सबसे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम रेसिस्टिविटी जो है वो सिल्वर का है, तो इसलिए सिल्वर का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन चूंकि सिल्वर क्या होता है, काफी कॉस्टली मेटल होता है, इसलिए हम लोग जनरली इन दोनों को, कॉपर को और एल्युमिनियम को यूज करते हैं। ऑल्दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फिर भी हम लोग जनरली इन जनरल क्या करते हैं, तो कॉपर को और एल्युमिनियम को यूज करते हैं क्या करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, ये काफी कॉस्टली मेटल होता है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी डिसाइड करेगा उसका यूज, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी कम है, इसलिए इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, तो वायर्स को बनाने के लिए। इसके बाद एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है मेटल्स के कंपैरिजन में हाई होता है। जैसे कि एलॉय में एग्जांपल आता है मैग्नीन, एलॉय के एग्जांपल में क्या है, मैग्नीन, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। फिर इसके बाद नाइक्रोम, ये सारे नाम आप लोग पहले भी सुन चुका हूं मैं। ये मैग्नीन, ये सारा का सारा क्या एलॉय है। एलॉय का रेसिस्टिविटी मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरेटिवली हाई होता है। इनफैक्ट यूं बताएं, ये जो मैग्नीन है, ये हम लोगों ने कॉपर का लिख रखा है, तो मैग्नीन का जो है ये कॉपर का 25 टाइम्स होता है। मैग्नीन का जो रेसिस्टिविटी है वो कॉपर के रेसिस्टिविटी के कंपैरिजन में क्या होता है, 25 टाइम्स होता है। जबकि इसका कॉपर के कम से कंपेयर करें तो कॉन्स्टेंटाइन का क्या होता है, कॉपर के कंपैरिजन में 30 टाइम्स होता है। और नाइक्रोम का क्या होता है, तो कॉपर के कंपैरिजन में 6 टाइम्स। इसका जो भी रेसिस्टिविटी है, ये आपके बुक में इसका एग्जैक्ट वैल्यू भी दिया गया है कि कितना होता है। तो ऑलमोस्ट मैग्नीन क्या होता है, कॉपर का 25 टाइम्स इसका रेसिस्टिविटी होता है, कॉन्स्टेंटाइन का 30 टाइम्स होता है, नाइक्रोम का 60 टाइम्स रेसिस्टिविटी होता है, मतलब काफी हाई रेसिस्टिविटी होता है। तो हाई रेसिस्टिविटी वाले मटेरियल्स का यूज हाई रेसिस्टिविटी लाइक ही होगा। क्या होता है कॉपर मटेरियल का, ये मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन और नाइक्रोम का। तो इन मटेरियल्स का, इन एलॉयज का इस्तेमाल होता है हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एप्लायंसेस के कॉइल को बनाने में, नाइक्रोम का। उसी तरह से मैग्नीन और मतलब हीटिंग अप्लायंसेस में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। हीटिंग अप्लायंसेस में क्यों, जो इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, उनमें उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, क्वेश्चन हो जाता है कि क्यों भाई नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है हीटिंग अप्लायंसेस में कॉइल को बनाने के लिए। बेसिकली इसमें दो चीजों को ध्यान में रखना है कि नाइक्रोम का दो प्रॉपर्टी होता है। नाइक्रोम या जो भी अलॉय हम लोग हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं, इसका दो प्रॉपर्टी होता है, जिस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, तो हीटिंग अप्लायंसेस में कॉइल को बनाने के लिए। नाइक्रोम का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी हाई, सबसे पहले की रेसिस्टिविटी हाई, इसका रेसिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा वो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा, और जितना ज्यादा रेसिस्ट करेगा वो उतना ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। और हम लोग हीटिंग अप्लायंसेस से चाहते भी तो वही है। नाइक्रोम का दूसरा प्रॉपर्टी होता है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है,
ऑक्सीडेशन नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, नहीं तो क्या होगा कि उसका कॉइल जो तुरंत जल के राख हो जाएगा, एस बन जाएगा। ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये इसका एक खास प्रॉपर्टी होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्या करने में, तो हीटिंग एप्लायंसेस के कॉइल को बनाने में। दो प्रॉपर्टी, एक तो रेसिस्टिविटी हाई जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेजिस्ट करने में ज़्यादा मदद करता है, और दूसरा हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये दो बातें। इसके बाद क्या है कि टेम्परेचर, हम लोगों ने बताया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मेटल को तो हम जाने कि सिल्वर सबसे कम, जैसे जैसे हम लोग एलॉय पे आएंगे बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर पे और बढ़ेगा, और इंसुलेटर पे और बढ़ेगा। तो ये तो नेचर ऑफ द मेटल्स पता चलेगा, लेकिन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अभी इसको डिस्कस करना है। हम लोग तीन तरह के मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एलॉय कंडक्टर में ही आ जाता है। सबसे पहले ये मेटल, ठीक है। दूसरा सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेमीकंडक्टर। और तीसरा है इंसुलेटर। इन तीनों का के रेसिस्टिविटी, इसका रेसिस्टिविटी ऑलरेडी इनफाइनाइटली हाई होता है, ठीक है। तो इनके रेसिस्टिविटी को जो है अफेक्ट करता है टेम्परेचर अलग अलग वे में। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर पे यदि हम लोग राइज करेंगे तो मेटल का जो रेसिस्टिविटी होगा ये भी राइज होगा। जानना है मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी क्या होगा, इसका राइज करेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में जस्ट इसका उल्टा, यदि हम लोग टेम्परेचर को राइज करेंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रेसिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। इसके बाद इंसुलेटर, तो इंसुलेटर पे नो चेंज, टेम्परेचर बढ़ाए या टेम्परेचर घटाए, इससे इंसुलेटर के रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसका, तो टेम्परेचर का इंसुलेटर के इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद आज की क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजें को पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन, यूनिट, फैक्टर्स, और फिर रेसिस्टिविटी के बेसिस पर अलग अलग मटेरियल्स का यूज, ठीक है। कि नाइक्रोम को क्यों यूज करते हैं, तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी ये इतना होता है, तो फिर इसको हम लोग यूजुअली क्यों नहीं यूज करते हैं मेटल वायर्स को बनाने में। इसके अलावा भी दो टर्म हम लोगों को और जान लेना होता है, जिसको हम लोगों को आगे पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने इन दोनों को तो बेहतर पढ़ लिया, एक तो रेजिस्टेंस और दूसरा रेसिस्टिविटी। इसके अलावा भी दो टर्म को और हम लोगों को जान लेना चाहिए। एक तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से, और इसको डिनोट करते हैं किससे, रो से। इन दो को बेहतर पढ़ लिया। अभी एक टर्म और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं जी से। और चौथा टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। जिस तरह से रेसिस्टिविटी है उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कंडक्टिविटी। इसको नोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। ध्यान रखना है, ये दो टर्म को तो हम लोग पहले जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ अ करंट। कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, तो G इक्वल्स टू 1/R। दैट मीन्स कंडक्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, लेकिन कंडक्टेंस क्या करता है, करंट के फ्लो को ईज करता है, आसान बनाता है। कौन, कंडक्टेंस। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को, कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसका ओम होता है, ओम इनवर्स, ठीक है। या इसको चलो याद रखना, ओम इनवर्स याद रखना है। और भी होता है कंडक्टिविटी। जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, डेफिनेटली आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। इसका क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होगा, पर ओम पर मीटर।
तो ये चार टर्म्स हम लोगों ने बेहतर पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इसके बाद हम लोग करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को, सीरीज कम्बिनेशन और फिर पैरेलल कम्बिनेशन।